सोच, इसमें वो ताकत है जो हर चाह की राह दिखाती है। आज ऐसी ही एक सोच राजनीतिक दलों से टकराने वाली है अपने वजूद की पूरी ताकत के साथ। ये सोच एक चैलेंज भी है और एक ऐसी कड़ी भी जो इस ओर आने वाले तमाम चुनावों की दिशा को आने वाले तमाम चुनावों की दिशा को तय कर सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को गैर पक्षपातपूर्ण और गैर व्यावसायिक मंच पर खुली बहस करनी चाहिए। सिंपल सी सोच के पीछे तर्क है कि रैलियों और संबोधनों में दोनों ने संविधान और लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। पीएम ने 370 और संपत्ति के पुनर्वितरण पर सवाल उछाले। राहुल ने संविधान बदलाव, चुनावी बॉन्ड और चीन के मुद्दे पर, लेकिन जवाब नहीं आया। ऐसे में खुली बहस रेस्पॉन्स भी लाएगी। देखना यह है कि यह सोच फिजिबल है और क्या यह राजनीतिक दलों को विचलित करती है या वे इसका स्वागत करते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता विकास सोमानी जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भीमराव जाखड़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत मैं भीमराव जी आपसे करता हूं। विपक्ष को अमूमन यह शिकायत रहती है कि हमें सुना नहीं जाता। वो शिकायत ये कदम दूर कर सकती है, लेकिन क्या विपक्ष को ये लेटर 3 बुद्धिजीवियों का सुझाव, जिसमें से एक रिटायर्ड जज है मदन लोकुर जी सुप्रीम कोर्ट के, एक रिटायर्ड जज हैं जो सीजे रहे दिल्ली हाई कोर्ट के, और एक एन राम जो कि जाने माने पत्रकार रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बुद्धिजीवियों ने पत्र लिखे हैं बहुत अच्छी बात है और लिखने चाहिए। और यदि खुले मंच पे और बिना कोई व्यावसायिक या बगैर पॉलिटिकल मंच के यदि राजनेता बहस करने आएंगे तो जनता अपने सवाल पूछेगी, उन सवालों का जवाब इनको देना होगा। और इस तरह होने लग जाए तो राजनीतिक जो देश अपना लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी एक अमीर छाप और देखने को मिलेगी। लोकतंत्र और मजबूत होगा। जनता को सवाल नहीं पूछना है, सवाल होस्ट और पार्टियों के बीच में रहेंगे। मुझे लगता है जैसे राहुल गांधी जो मंचों से आरोप लगा रहे हैं वो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से सीधे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही है तो सामने वाले की मैच्योरिटी भी जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ऐसा भी होगा तो बहुत अच्छा होगा, इसमें आना चाहिए। और ये तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये पहले हो जाना चाहिए। इसमें देरी हुई है और हो जाएगा तो बहुत अच्छी सुनहरा लोकतंत्र अपने देखने का, चुनाव में भी सुधार होगा। और यदि ये जो रैलियां सभाएं हैं ये भी इसके आने से बाद कम हो जाएगी, ताकि जो हिंदुस्तान में जो चुनाव होता है, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव, उसमें भी कटौती होगी। और जो बगैर इसके पीछे एक आईना ये दिखता है ना कि आपके रैलियों, आपके संबोधनों में जनता के पक्ष को सुनने का प्लेटफॉर्म नहीं होता है ना। नहीं तो रैलियों में भी इस तरह की स्थितियां बन जाती जो कि विस्फोटक भी बन सकती थी। तो भगवान न करे रैलियों को इस तरह का स्वरूप दिया जाए, लेकिन फिर भी चूंकि आप लोग वन वे बात करते हैं, इसीलिए बुद्धिजीवियों को लगता है कि ये वन वे नहीं चलेगा। उसके कारणों पर मैं बाद में आऊंगा। इसके साथ एक चीज मैं मेरी पर्सनली कहना चाहूँगा, इसके साथ एजुकेशन भी जोड़नी चाहिए। कौन नेता की एजुकेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे, उनको भी लाना चाहिए। बुद्धिजीवियों को भी पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। और यदि ये हो जाएगा तो आप, मैंने एक अमेरिकाई पॉलिटिक्स वहाँ जाएंगे तो वहाँ खुली बहस भी, पब्लिक भी सवाल पूछती है, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। ताकि आप गाँव में, शहर में, कहीं भी आप कैंपेनिंग में जाएंगे तो आप एक लोकल जो कहते हैं कि नुक्कड़ सभा है कुछ करेंगे तो वह जनता आपसे सवाल पूछेगी। तो टिकट देते वक्त आप भी ख्याल रख सकते हो, पढ़ा लिखा चुन लो, किसने मना किया है। लेकिन ठीक है, विकास सोमानी जी मेरा आपसे भी सवाल है। एक तरह से मैं इसे चैलेंज ही देख रहा हूं राजनीतिक दलों की ओर जो उछाला गया है बुद्धिजीवियों द्वारा। आप ये चैलेंज स्वीकार करते हैं क्या? बिल्कुल ये स्वीकार करते हैं चैलेंज कि किसी भी बात का जो जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार सभाएं करके आप देखेंगे जिस प्रकार से जो आज सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से, चाहे मीडिया के माध्यम से जितनी योजनाएं, जितने कार्य और जितना जो केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे आम जनता के हित की जो योजना है वो आम जन तक पहुंच रही है, तो सबसे बड़ा माध्यम है ये। पर आप पीड़ित पक्ष भी हैं। अमित शाह जी ने हाल ही में एक एडिटेड वीडियो को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। वो कंडीशंस बनेंगी नहीं अगर ये खुले मंच पर खुली बहस की चुनौती स्वीकार की जाए। तो अब सवाल यह है कि क्या मोदी और राहुल आपस में बात कर अपॉइंटमेंट ले कोई ऐसी बहस की व्यवस्था कर सकते हैं?
सुबिल जी, एक जो जैसे अमेरिका में आप देखें कि जो दो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं तो उनके बीच में खुली चर्चा होती है, गाली गलौज भी हो जाती है, देखो पर वो फैक्ट्स के साथ भी आते हैं। वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको, बोल बच्चन नहीं होते वहां पर, वो फैक्ट्स को भी लेकर आते हैं। बिल्कुल। आज जो भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बहुत अच्छा लोकतंत्र और संविधान का जो विशेष रूप है कि यहाँ आपस में आदर सत्कार और राजनीतिक पार्टियों में जो एक चर्चा खुली रूप से जो उन्होंने दो सीनियर जज और जो जर्नलिस्ट साहब ने कहा है, तो आप ये मान के चले कि उनका एक इस तरह, जैसे आज कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सीधा वो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मैं 100% तैयार हूं और लाइव डिबेट के लिए। लेकिन मैं सुबिल जी एक बात पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस इस पैमाने को तय करे कि अब जब एक उम्मीदवार के लिए तय होते हैं, जैसे अमेरिका में होता है कि राष्ट्रपति के दो उम्मीदवार आपस में इस बात के लिए जनता के सामने लाइव डिबेट करते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं वो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इस बात को तय करे कि इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है। और दूसरी बात, जब नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर सामने अगर कोई संगठन खड़ा है, कोई मिलकर अलायंस के रूप में खड़ा है, वो अलायंस अपने भीतर तय कर लेगा। इनको लगा कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी का नाम उन्होंने लिख दिया। मुझे लगता है इसके पीछे सोच ये है कि अलायंस अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले। नहीं सुबिल जी, वो तो ऐसे लगातार चर्चाएं हो रही है, विभिन्न टीवी माध्यमों से आप देख रहे हैं लगातार, जो आपके सोशल मीडिया जैसे आपकी टीवी ने जो हमारे प्रवक्ता है या जो बीजेपी या कांग्रेस के जो लोग हैं, वो आपस में लाइव डिबेट लगातार होती जा रही है, हर मुद्दे पे हो रही है, वो उनके प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं। एक दिक्कत है, उसमें एक दिक्कत क्या है ना विकास जी, होता क्या है कि जो शक प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी जाहिर करें, उस शक पर जब दूसरे धड़े से हम कोई सवाल पूछते हैं तो उनका भी वही घिसा पिटा जवाब होता है। और मैं उस पोर्शन पर आऊंगा अगले सेगमेंट में, और फिर तीसरे सेगमेंट पर जाऊंगा मैं कि क्या हो सकता है। एक बार राधेश्याम जी आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, आइडिया तो अच्छा है, इसमें कोई दोराय नहीं है, मुझे इसमें कम बुराई नजर आई। हालांकि मेरे सहयोगी हैं राहुल अवस्थी, उनको इसमें लगा कि ये उतना फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस सोच से शुरुआत तो हो सकती है। देखिए स्वप्निल जी, आइडिया अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है। अब आप देखिए, वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जो फिर दूसरे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, शाह साहब रह चुके हैं, और एक द हिंदू के चीफ एडिटर हैं। अब इन्होंने आइडिया लोकतंत्र किस तरह से मजबूत हो, किस तरह से स्वस्थ परंपराएं आए, उसके मद्देनजर आइडिया तो दे दिया, लेटर दोनों को वो लेटर दिया है। लेकिन आप देखिए कि फिर इसको अरेंज कौन करेगा, ये एक बड़ी बात है। नहीं, इसका सॉल्यूशन वो लेटर के लास्ट पैराग्राफ में देते हैं, जब वो बताते हैं कि वेन्यू, ड्यूरेशन और उसको होस्ट करने वाला और फॉर्मेट डिबेट का वो ऐसा हो जो दोनों धड़े आपस में स्वीकार करें। तो यही तो दिक्कत है। देखिए उन्होंने इसमें लिखा है पत्र में, मैंने तो पढ़ा है। दिक्कत सारी यही तो है कि उसको कौन करेगा। आप बताइए कि लगातार जो है एक पक्ष द्वारा ये कवायद देखी जा सकती है कि किस तरह इनको दूसरे पक्ष को नीचा दिखाएं, किस तरह इनको नकारा साबित किया जाए। दूसरा पक्ष ये दिखाता है कि ये नकारा है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में बताइए आप, ये कौन तो वेन्यू तय करेगा कि कहाँ आएंगे। आज यदि मान लीजिए किसके पास ऐसा पावर है जो प्रधानमंत्री जी को ये तय कर दे कि आप यहाँ आइए, इसमें अगर ये सोच ठीक है तो इन सब के तो रास्ते खोजे जा सकते हैं। अगर सोच में कोई कमी हो तो फिर बात क्लोज की जा सकती है। देखिए स्वप्निल जी, रास्ते यदि खोले जा सकते हैं और रास्ते खुलते हैं तो उनका स्वागत किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। अभी जैसे सोमानी जी ने कहा कि अमेरिका में एक परंपरा है कि जो प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार होते हैं दोनों पार्टियों के, वो आपस में जो अपनी योजनाएं रखते हैं, आपस में डिबेट करते हैं, सारी बात रखते हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं होना चाहिए। इंडिया तो, भारत तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा अगर दोनों धड़े बैठकर अपनी बात रखें। दुनिया भर की निगाहें हमारे इलेक्शंस पर रहती हैं, दोनों धड़े अगर कोई क्लैरिटी यहाँ पर रख पाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से। राधेश्याम जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ और सवालों को मैं डिबेट में शामिल कर लेता हूँ। भीमराज जी देखिए, जो मुझे नहीं, इन बुद्धिजीवियों को लगा है, उन्होंने अपने लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका ये कहना है कि हमने दोनों तरफ से एलिगेशन सुने हैं पर मीनिंगफुल रेस्पॉन्स नहीं सुना। इसके लिए वो बताते हैं कि जो अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दा उठाया कांग्रेस से जुड़ा हुआ आरक्षण को लेकर,
जिसमें कुछ क्लैरिटी आपके न्याय पत्र से मिलती है, लेकिन एग्जैक्टली आप कैसे करेंगे और क्या आपका उसके पीछे का मकसद है वो अभी क्लियर नहीं है। मतलब 50 के कैप को तोड़ के 100% कर देंगे, 90% करेंगे, 80 करेंगे, ये कोई क्लैरिटी नहीं। 370 को लेकर आपका स्टैंड पूरी दुनिया को पता है कि क्या है, लेकिन उस पर एग्जैक्टली होने क्या वाला है। और तीसरा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति को लेकर आपने जवाब तो दे दिया कि हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे आर्थिक आधार पर, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे ये आपने नहीं बताया, है ना। उसके बाद हम सोचेंगे, अरे सोचेंगे मतलब क्या, जवाब दीजिए। यही तो कंफ्यूजन है, यही क्लियर होगी उस बहस में। तो और क्या, और हमने क्या कहा कि जब बुद्धिजीवियों ने लिखा है तो हम उस बहस के लिए तैयार है, हमने मना कब किया? आप बुलाइए, जवाब तो होना चाहिए। हाँ, तो जवाब उस दिन जब खुली बहस होगी तो खुले पूरा मीडिया वहां होगा, देश का विदेश का भी मीडिया जरूर आता है, पर वो भी होगा। मीडिया को क्यों शामिल करना? मैं कह रहा हूं आता है, देखो सब बंद मीडिया की नजर, सब बंद रहे, मोदी जी रहे, राहुल गांधी रहे, कोई जनता नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सीधे उनको सुनेंगे अपने अपने घरों में बैठकर। उस दिन टीवी पर और कुछ नहीं चलेगा, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन तब राहुल गांधी के पास इस बात का जवाब होना चाहिए कि हाँ, इकोनॉमिक सर्वे करवाने के बाद आप हमारी संपत्ति को, जवाब क्यों नहीं? जवाब जनता का, जवाब जनता के लिए चुनाव क्या लड़ रहे हैं, तो क्या जवाब है? जवाब मैं आपको बता दिया कि अर्थ जो जातिगत जनना उसके आधार पर संपत्ति का होगा। कि संपत्ति कैसे आपने देखा कि क्या करेंगे? चंद पूंजीपतियों का हाथों में देश की संपत्ति, तो आप उनसे लेंगे, उससे लेंगे। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश के लिए हुआ। अभी बदलते नहीं, हम अडानी अंबानी पे आते हैं। आप अडानी अंबानी की संपत्ति लेंगे, अकेले नहीं, और भी टाटा जोड़ लो, बिरला जोड़ लो। मैं कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं उनकी संपत्ति का कितना परसेंट उठा के हम सबके खाते में आएगा? मेरी बात सुनो, खाते में पैसे आने के नहीं हाँ, है। तो क्या है? बैंक आए तो बैंक सरकार के पास है ना, जनता के पास आ गए ना। यह बैंक की बात नहीं, आप बैंक की संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरी संपत्ति की बात कर रहे हैं। आपकी संपत्ति नहीं, जो संपत्तियों की बात कर रहे हैं, जो देश की संपत्तियां दी गई है चंद पूंजीपतियों का, उसकी बात कर रहे हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे जब कराएंगे तो मेरा भी होगा ना, सर्वे कराएंगे तो देश का मेरा भी होगा ना। कैसे? मेरा भी एक बात बताइए, उसके बाद क्या? सीलिंग एक्ट क्या है? सीलिंग एक्ट में यही तो है कि किसी के पास तो जमीन है नहीं, किसी के पास ज्यादा है। यही तो क्या करेंगे आप जब आपने पता लगा लिया? जब पता लगा लिया फिर क्या? फिर उसके आधार पे सर्वे करवा के उसके आधार पे दिया जाए। जिनके पास नहीं है, कोई गरीब है, किससे लेकर देंगे? है, सरकार अपने खर्चे पर देगी कि किसी से लेकर देगी? वो मैं आपको क्या कह दिया, क्लैरिटी नहीं है। मैं क्लैरिटी तो आपको बता दिया। क्लैरिटी जब आप खुली बहस कीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी। उसके अंदर भी तो बुद्धिजीवियों से मदद ली जाती है। मतलब ढका छिपा कुछ है ना? इसके अंदर कोई कानून बनता है, कोई बजट बनता है, तभी बुद्धिजीवियों की मदद ली जाती है। बजट बनता है तो वो भी हमें पता रहता, आर्थिक विश्लेषण वो भी हमें पता रहता, वो भी आप बता देते कितना बेहतर होता। तो बताने को मैं आपको क्या कह रहा हूं, तो इनको जजेस को ऐसा महसूस नहीं होता ना भीमराज भाई? जजेस ने लेटर लिखा है, उनका हम स्वागत करते हैं और खुली बहस के लिए तैयार हैं। और जिन जिन आपने सवाल पूछा है कि उसके लिए तैयार है। और दूसरी बात, बहस में जवाब देंगे, अभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे जवाब? आपको जवाब दे रहे हैं ना, कह दिया कि जो संपत्ति उनका सर्वे कराएंगे तब देंगे ना। सर्वे तो होने दीजिए, सर्वे होगा तब आपको उदाहरण दे दिया। अरे भाई, मुझे वोट देने में आसानी होगी ना अगर मुझे ये पता है कि आप उसके बाद क्या करने वाले हैं। उसके बाद जो वंचित पिछड़ा, जिस चीजों से पिछड़ा है, जिनके पास असमानता, उस असमानता को दूर करेंगे हम लोग। कैसे? अपने खर्चे से या हमारे खर्चे से? सरकार जिनके पास, मैंने आपको क्या बताया कि जो बैंकों का सार्वजनिकरण किया गया, उसी तरह संपत्तियों का करके उस तरह बंटवारा किया जाएगा। जैसे जमीनें, जिनके पास जमीनें नहीं थी, सरकार ने उनको अलॉट की थी। ठीक है, आप ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना, वही फार्मूला वहां लागू अब यही सवाल मेरा सोमानी जी आपसे है। सोमानी जी, वो कहां कंफ्यूज हुआ आपकी तरफ से, कहां पर रेस्पॉन्स नहीं आया? सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदल सकते हैं, इस पर आपने कह दिया। इसकी जगह आप ये कहते हैं, काम करते हैं, हम हमारे मैनिफेस्टो में लिख के दोबारा मैनिफेस्टो छापते हैं, ये आपने नहीं कहा, तो उस पर भी क्लैरिटी नहीं आ पाई। अब वो तो है कि एक बार किसी ने बोल दिया, उसके बाद तो वो कुछ भी कर सकता है, वो उससे बदल भी सकता है। नहीं, अब मुझे सोचकर ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कर जाऊं। दूसरा पॉइंट है उनका इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे हमने एक अच्छी शुरुआत तो कर दी, पहले तो ये भी पता नहीं चलता था, ये रेस्पॉन्स नहीं, जो मांगा गया जवाब वो नहीं आया। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट उठाया गया चाइना का, चाइना को तो लेकर आप कहां जवाब दे पा रहे हैं? कहीं जवाब नहीं दे पा रहे। जो विषय उठाए हैं ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें कहना भी चाहूंगा कि जैसे जो इन्होंने ये कहा है कि चाइना में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो जवाब की जो स्थिति है वो सबके सामने है। कोई देश की राष्ट्रहित, देश हित की मामले में जो बात ली जा रहा है, विकास भाई, मुझे यहां से नहीं दिख रहा कि चीन कितना अंदर आया है या नहीं आया है। मैं सिर्फ आपकी बात पे भरोसा करूंगा और सेना की बात पे भरोसा करूंगा। क्या ये बेटर नहीं होगा कि आप एक ऑपोजिशन ऑफ लीडर को लें, अलग अलग पार्टियों के एक एक चेहरे को लें, और आप हम पत्रकारों में से किसी को ले लें, मुझे ना लें,
किसी और को ले लें और उसको वहां ले जाके दिखाएं कि ये हमारा बॉर्डर है और देखो हम यहाँ तक आए, कोई चीनी दिखा क्या? सेना के जो लोग हैं जो देश के लिए वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी वो सबके रिपोर्ट सब जुड़ी हुई है। कोई ऐसा तो है नहीं कि सरकार ही बैठी है वहाँ पर, हम हमारे में से ही हमारे जवान जो वो बैठे हुए हैं, वो सब सूचना सबके सामने है। Clarity। दूसरी बात और कहना आप चाहूंगा, सैटेलाइट इमेजेस लाकर जारी कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सही कह रहे हैं उसकी रिपोर्ट दी जा रही है, वहाँ क्या घटना हुई इसकी सब रिपोर्ट सामने आ रही है, ऐसा नहीं कहाँ आ रही है। है और अभी? जितना फंड वहाँ दिया गया, और सिर्फ उसी की बात कहाँ है, बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड की भी है। आपने उस पर एक एथिकल बयान दे दिया, सच्चाई का तो पता ही नहीं चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस जो मांगी गई जानकारी वो दे दी गई। और देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड भी में मिलनी चाहिए सभी पब्लिक पार्टियों, प्लेटफॉर्म पर। सभी पार्टियों को पैसा मिला। पैसा तो हमारे नाम पर ही आप लोग ले रहे हैं। किसी एक पार्टी को नहीं मिला, सभी पार्टियों को। और सीधा सीधा जो एक पार्टी को रिश्वत देने का जो था वो बंद होके किस पार्टी को जो कैसे दिया जा रहा है CSR फंड के माध्यम से। चलिए तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेंगे, कोई नहीं बदल सकता, ये आप वापस मैनिफेस्टो दोबारा छपवा सकते थे। नहीं, संविधान बदलने वाली बात तो कहीं आप कुछ ऐसा है रिटर्न नहीं। में, आप रिटर्न में दे सकते हैं ना। देखिए, मैं आप समझिए जो चीज है ही नहीं किसी सेंटेंस नहीं, बिल्कुल नहीं है। संशोधन, बिल्कुल नहीं है। संशोधन तो इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल नहीं है। 82 एक एक व्यक्ति के 42 दिमाग से शक संशोधन हट किया जाएगा। था। देखिए आप कोर्ट में हैं, आप जानते हैं कि एक कानूनी कागज पर अगर आप लिख कर दे दें तो हम कल को ये बोल तो सकते हैं ना कि हाँ भाई ऐसा अगर हो गया तो ये तो आपने कंटेम्प्ट कर दिया। देखो शिवपाल हम जी, अभी कल को क्या कर पाएंगे? मैं आपको एक बात और बताऊं, केशवानंद भारती वाले जो केस है उस केस के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साइलेंट फीचर्स में कि फंडामेंटल राइट्स है जो बदले नहीं जा सकते हैं। संविधान का मूलभूत जो अधिकार है वो कभी नहीं बदला जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है, संशोधन करने के लिए सरकारें आती है और आप 370 धारा 370 का संशोधन। अब आप बताइए कि संविधान में अगर बदलाव देश एक बात बताइए, एक बात बताइए ना, यूसीसी तो आप 300 से भी ला सकते हैं, यूसीसी तो आप 272 से भी ला सकते हैं, यूसीसी के लिए आपके वो संशोधन 272 पे भी आ सकते हैं। राज्यसभा में कोई गठजोड़ करके इधर उधर से मांग के समझा के हो सकता है। पूर्ण बहुमत जब सरकारें होती है शिवपाल जी, बिना पूर्ण बहुमत के ऐसे बड़े एजेंडे हैं 272 पे आ जाएगा। अजी, आप जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास होके फिर राष्ट्रपति की मोहर लगने के लिए जाता है, जब राज्यसभा के नहीं होंगे आप धारा 370 को ले लो, चाहे यूसीसी के मामले को ले लो, चाहे जो भी बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दे के लिए स्पष्ट बहुमत चाहिए। ठीक है राधेश्याम जी, देखिए यही वो सारे सवाल हैं जिनकी क्लैरिटी उस खुले बहस में हो सकती है। कैसे? हाँ, ये बात सही है कि दोनों धड़ों को मैच्योर होना पड़ेगा। वहां पर ये संसद वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा कि अपनी बात रख दी, तंज कसा और निकल ली, और दूसरे वाले ने जवाब देने की जगह अपनी बात रख दी और तंज कस ली। ऐसा नहीं चलेगा। और वहां से आप वॉकआउट भी नहीं कर सकते, आपको सवाल भी पूछना और जवाब भी देना है। देखिए, एक तो नियत पे भी सवाल उठता है कि वास्तव में हमारी नियत कैसी है, हम कितने ऑनेस्ट हैं। ये यदि ऑनेस्ट नहीं है, हमारी नियत साफ कहने, सच कहने की नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। आप देखिए, अब जैसे सोमानी जी कह रहे हैं, चाइना का जो मामला इन्होंने उठाया, ये बता रहे हैं, जो जिस तरह स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि चाइना का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास दो पक्ष हैं। एक वो है जो 10-11 साल पहले, 11-12 साल पहले, और वो बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। पेंगुइन झील में वो 3-4 दिन पूरे परिवार के साथ रहे। उस समय इंडिया के पास थी पेंगुइन झील, कोई किसी तरह का चाइना का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं था। मेरे एक रिश्तेदार अभी पिछले साल गए वहां, वो बता रहे थे कि अब चाइना और जो है इंडिया दोनों की संयुक्त निगरानी है। क्या सोमानी जी बता सकते हैं कि वास्तविकता क्या है? अब बताइए, जो खुद देख करके आए हैं वो उनको अपन कैसे झूठा कहेंगे? आप बताइए। एग्जैक्टली ये हो रहा है कि हम जो कह रहे हैं उसे मान लो। अगर आपका मेरे पे भरोसा है तो मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। नहीं, देखिए, भरोसा ये एक इमेजिनरी वो स्टेटस है। स्वप्निल जी, इसको यानी ये राष्ट्रीय उसमें कैसे चल सकता है? आप बताइए, मैं भरोसा कर लूं चलो। और ये कह रहे हैं सोमानी जी, जैसे करे कल प्रधानमंत्री जी भी बयान दे सकते हैं कि साहब जो है चाइना का कोई हस्तक्षेप नहीं है पेंगुइन झील में। तो पेंगुइन झील 400 किलोमीटर की झील, उसमें कैसे फिर चाइना का संयुक्त जो है पैरा कैसे है, उसकी निगरानी कैसे है? जो देख करके आ रहे हैं वो झूठे हैं, इसका मतलब। देखो माननीय, देखो देश आजाद होने के बाद राधेश्याम भारती जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पहली बार जिन प्रधानमंत्री जो अब तक रहे हैं वो खुद चाइना बॉर्डर पे जाके वो भारत की जहां अधिकतर बॉर्डर पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद गए हैं।
और आप देखें कि जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था और जिस तरह से आतंकवादियों, आप देखें पहले क्या होता था, पहले कई जगह बम विस्फोट, सिलसिलेवार बम विस्फोट जो आतंकवाद की स्थिति थी, आज देश क्लैरिटी आ जाएगी ना। तो सोनू मानसूम कह रहे हैं कि चरवाहों को जाने नहीं दिया जा रहा है। अब देश आज जिस तरह शांति और देश जिस तरह मजबूत है विश्व में, और ब्रह्मपुत्र आप यूक्रेन का मामला ले लें, यूक्रेन के मामले में जिस तरह भारत की भूमिका रही, चाहे ब्रह्मपुत्र का पानी चाइना ने आप कैसे लोग कह रहे रोका? हैं, देखिए, दो सेकंड भीमराज भाई और विकास भाई, आप दोनों ने कहा ना कि टीवी डिबेट्स में जवाब तो आएंगे नहीं, वो तो खुली बहस में ही आ सकते हैं, तो हम बहस क्यों बढ़ाएं, आपस में क्यों लड़ें, है ना, जवाब तो आने नहीं है, आप सिर्फ तंज कसते रहेंगे। हाँ राधेश्याम जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सोमानी साहब ये कह रहे हैं, मतलब आप उसकी हकीकत को आप देखिए। अब जैसे ये कह रहे हैं वहाँ आतंकवादी जो उनका ये सही है, आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ है, मोदी सरकार ने 10 साल में काफी उसकी जो है वो उसमें सुधार हुआ है। हाँ। लेकिन आज भी कश्मीर में आप बताइए कि कोई निरापद रूप से घूम सकता है क्या? कोई कह सकता है क्या ये कि वहाँ कोई खतरा नहीं है? इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में तो अपने प्रत्याशी उतारे हैं, दूसरे हिस्से में आपने अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे हैं, तो ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है क्या? ये भी एक सवाल बन जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, एक पोर्शन और है जिसको मैं इस डिबेट में शामिल कर लूं। नहीं, ये बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल स्वप्निल जी, ये बड़ा गंभीर सवाल है जी। राधेश्याम जी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अगर हम आम लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में जाके बोलें कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच में बहस होने वाली है, 95% से ज्यादा लोग कहेंगे कि मोदी जी इतने राजनीतिक रूप से कुशल हैं कि वो राहुल गांधी को खा जाएंगे। आप समझ रहे हैं? और बातों को घुमाना इन चेहरों को बहुत अच्छे से आता है, तो जवाब ही आ रहे हो इसमें। ये मैं ये कह रहा हूं कि क्या आज तो बड़ी बड़ी बातें कर ली, कल क्या सुबह उठकर दोनों में से कोई भी एक चेहरा कोई डेट बोल सकता है क्या? भीमराज जी, अगर ये इतना अच्छा लग रहा है तो इसको कल से आपके वादों में शामिल हो जाना चाहिए और मैनिफेस्टो अगले किसी भी राज्य के मैनिफेस्टो में वो होना चाहिए, है ना? हमारे मैनिफेस्टो में जनता से जुड़े हुए जो मूलभूत मुद्दे हैं वो पहले भी थे, आज ये वो भी है, आगे भी रहेंगे, ये भी वो है, ये भी हो, ये लेटर भी वही कह रहे हैं हम अगले मैनिफेस्टो में होगा, कायम है और हमारी बात अगले मैनिफेस्टो में होगा। हाँ मैनिफेस्टो में क्यों नहीं होगा? कांग्रेस कल से राहुल गांधी बोलेंगे कि हाँ मैं कल से राहुल स्वीकार गांधी हूं। का सुनो, यदि आप एक्चुअल जवाब चाहते हो तो राहुल गांधी के पास अपने क्या बोलते हैं टीवी पत्रकार को मैं भेज दूंगा, सवाल जवाब पूछ लेगा। ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी अपने कांग्रेस की तरफ से शामिल करेगी, नहीं मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। वेरी गुड, कल से राहुल गांधी ये बोलेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ राहुल गांधी से पूछना है तो आप राहुल गांधी जी से जाकर सवाल पूछ लीजिए। मैं पार्टी आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को तो बैक कर रहे हैं। अब हर डिबेट में हम राहुल गांधी को बुलाएंगे, राहुल गांधी को बुलाएंगे तो राहुल गांधी जरूर जवाब देंगे। चलिए मैं आपकी तरफ से इनवाइट करता हूँ राहुल गांधी को, कोई भी नेता कार्यकर्ता वो भी तैयार है। मैं आपसे कहता हूँ आप राहुल गांधी से समय दिलवा दीजिए, मैं जाके उनका इंटरव्यू लेके आ जाऊंगा। किस दिन राहुल गांधी से समय एआईसीसी में आप कोई एआईसीसी फाइनल करते हैं, एआईसीसी के लीडर आप पीसीसी के लीडर का ठीक है बोलिए, मैं आपकी पीसीसी ठीक है चलिए, कम से कम आप ये कह रहे हैं ना कि आपके अगले मैनिफेस्टो में होगा। बिल्कुल मैनिफेस्टो में हम तैयार हैं, मैं आपको मना कर रहा हूं। सुभानी जी आपके अगले मैनिफेस्टो में होगा। मोदी जी वैसे भी कम मिल पाते हैं, वो तो कम ही मिल पाते हैं, लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं सुमिल जी, और लगातार जो बात ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने पत्र में लिखा है, तो इस पत्र को लिखा है तो लाइव डिबेट के लिए करना है, तो अगर वो कोई प्रधानमंत्री के दावेदार या कोई उम्मीदवार शीर्ष नेतृत्व में जो आते हैं। क्या है सुमानी जी, आपको याद होगा गुलाब चंद कटारिया भी बोलते थे मैं गहलोत को खुली बहस के लिए आमंत्रित करता हूं, मैं पायलट को खुली बहस के लिए आमंत्रित करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं खड़गे जी को बहस के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं कहता हूं कि उसकी जरूरत ही नहीं है, मैनिफेस्टो में डालिए और कल बोल दीजिए कि मैं तैयार हूं, 2 जजेस और एक पत्रकार ने जो कहा है उसको हम फॉलो करने को तैयार हैं, अगले मैनिफेस्टो में होगा, इस बार भी बहस करनी है तो मेरी तरफ से ये तारीख है, अब कांग्रेस बोल दे। अब जब खुलेआम मंचों से बोल रहे हैं सुमिल जी, कहने की जरूरत क्या है कि हम बहस करने तैयार है, ये देखो जनता से जुड़े मुद्दे जरूर अपन उसमें दें संकल्प पत्र में, जो जनता से जुड़े मुद्दे लाइव डिबेट के लिए तो जब मंच से कह रहे हैं तो स्वीकार्य है, और इस तरह का कोई अगर करते हैं तो कल कोई नहीं बोलने वाला है सुमानी भाई, कल कोई नहीं बोलने वाला है, विश्वास मानिए। राधेश्याम जी मैं अच्छा छोटा सा, हाँ बोलिए। कवि का शायर है वो बोल देता हूँ कि हो मुल्क में बाहर तो गुलाब है जनता, अगर इन्हें छेड़े तो इनकलाब है जनता, हर सही सवाल का जवाब है जनता, अगर नेता सही मिल जाए तो कामयाब है जनता। अच्छा ठीक है, हाँ राधेश्याम जी क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। देखिए भीमराज जी की बात जो ये अब शेयर के माध्यम से कह रहे हैं वो बहुत अच्छी है। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि जो है दोनों पक्षों के नेता वो आमने सामने आए और उसमें किसी तरह की और कोई लाग लपेट नहीं हो, कोई मीडिया नहीं हो, कोई दूसरे नेता नहीं हो, जो है दोनों आमने सामने जो है अपनी पॉलिसीज रखें, डिबेट करें
कौन सही है कौन गलत, उसका निर्णय का जनता को अधिकार होना चाहिए। उसका निर्णय कोई दूसरा और नहीं कर सकता, केवल जनता करेगी कि भाई वास्तव में कौन सही है और कौन गलत है। तो ऐसी परंपरा निर्विवाद रूप से इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई कहने की बात ही नहीं है। यानी यदि हम एक वास्तव में लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को जन्म देना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए लेकिन वही है कि फेस वैल्यू में जैसा इसको लिखा है ऐसे का ऐसा तो ये लागू नहीं हो सकता। इसके लिए अगर ये चीज अच्छी लग रही है तो आगे इसमें स्टेप बाय स्टेप्स जोड़कर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस प्रश्नकाल में शामिल होने के लिए। देखना बस यही है कि क्या ऐसा होता है।